नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोई स्टोरी नहीं, यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये आखिर है क्या। और बहुत से लोगों को पता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली आज की क्लास, क्योंकि आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग तैयार रहेंगे। तो जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वहाँ पे होता क्या है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो एक गद्यांश दिया जाता है आपको, है ना, एक पैराग्राफ का लगभग। उस गद्यांश में से आपको वहां से क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, आपको अच्छे रीड करना है डिटेल में उसको। तो रीड कब कर पाएंगे, उसको समझ कब पाएंगे, जब आपको उसकी मीनिंग पता हो, ट्रांसलेशन पता हो, जो आपको अभी करके बताने वाला हूं। मैंने दो टॉपिक मैंने चुना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्वेश्चन में ज्यादातर आपको मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। दोनों कंप्लीट होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें से जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना, वो एमसीक्यू भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय जो उत्तर होते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, एक को चुनना है। तो उस प्रकार के यदि सवाल आते हैं तो आपको उत्तर इसमें से कैसे ढूंढना है वो भी आपको समझाने वाला हूँ। नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है, कोई स्टोरी नहीं है। तो केवल पास्ट टेंस में आपको यहाँ पे आपको वर्ब नहीं मिलने वाले, वर्ब के फॉर्म नहीं मिलने वाले, सेंटेंस नहीं मिलने वाले, आपको यहाँ प्रेजेंट में भी मिलने वाले, प्रेजेंट, फ्यूचर, सभी प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आज आपकी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट। क्लाइमेट यानी होता है जो हमारा जलवायु है ना, वातावरण है, उसके जो परिवर्तन और इसका वैश्विक प्रभाव क्या पड़ता है, ये देखते हैं। जब जलवायु परिवर्तन होता है ना, पूरे विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले ध्यान से पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, और जब मैं क्वेश्चन वहां पे नीचे जब दिया गया है तो आपको खुद पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग ह्यूमैनिटी टुडे। जलवायु परिवर्तन इज यानी है वन ऑफ द मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा, प्रेसिंग यानी होता है गंभीर, इश्यूज का मतलब क्या होता है, समस्या बोल सकते हैं। तो सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है फेसिंग, जिसका हम क्या करते हैं, सामना कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी टुडे, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, टुडे यानी आज। तो पूरा वर्ड का मैंने मीनिंग बता दिया। अब इसका सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन आज मानवता के सामने सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, क्लाइमेट चेंज, कॉज्ड लार्जली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉज का मतलब होता है जिसका कारण होना, उसे कॉज कहा जाता है, कारण, किसके कारण, लार्जली यानी बहुत बड़े व्यापक रूप में, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसे हम बोलते हैं मानव, ह्यूमन यानी मानव। तो जो मनुष्य की, मानवों की जो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, गतिविधियों के कारण, सच जैसे एज डिफॉरेस्टेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉरेस्ट शब्द आ गया है ना, उससे आपको समझ आ रहा है वन से जुड़ा हुआ है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म जो ईंधन होता है ना, उसी से पेट्रोलियम वगैरह सब बनता है, उसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। तो उसका दोहन करना, उसे जलाना। एंड और इंडस्ट्रियल एमिशंस, जिसे हम बोलते हैं औद्योगिक उत्सर्जन, जो उद्योग से जो निकलने वाली जो गंदगी है ना, उसे इंडस्ट्रियल एमिशंस कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और जो जलवायु परिवर्तन, लीड्स यानी ले जाती है, हमें कहां ले जाती है, टू ग्लोबल वार्मिंग, टू प्रीपोजिशन है जिसकी ओर ले जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलना चाहिए, जो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, अब एकदम ज्यादा शुद्ध हिंदी में ले ले तो ग्लोबल यानी वैश्विक, वार्मिंग यानी उष्मीकरण कहा जाता है, जो गर्माहट है ना, पृथ्वी पर जो वातावरण का तापमान जो बढ़ रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ये आप सब जानते हैं, सुने भी हैं बहुत बार आपने इसके बारे में। तो जो हमें ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है, राइजिंग सी लेवल्स, राइजिंग यानी बढ़ना, उठना, सी लेवल का मतलब समुद्र की जो बोलना चाहिए स्तर, जो है समुद्र के बढ़ते जल स्तर को, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो आप सभी को पता है सुनामी आना ही आना है, पूरा पानी धरती पर आ जाएगा। एंड और अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल मतलब क्या होता है, जिसे हम प्रेडिक्ट ना कर पाए, अप्रत्याशित, जिसके बारे में हम पहले से कल्पना, अप्रत्याशित। वेदर पैटर्न्स, मौसम का जो पैटर्न होता है, जो उसके अलग अलग बोल सकते हैं, कभी गर्मी आ गई, कभी ठंड में गर्मी लग रही है, कभी गर्मी में ठंड लग रही है, अलग अलग प्रकार से वेदर का पैटर्न जो वो क्या हो रहा है, अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन हो रहा है। दीज चेंजेस पोज सवियर थ्रेट्स, और ये जो बदलाव हैं वो क्या करते हैं, सवियर का मतलब होता है गंभीर रूप से, है ना,
थ्रेट्स का मतलब होता है जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत प्रकार के खतरे। टू, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इसका भी मतलब आप लोग जान लीजिए कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम बोलते हैं, जैव विविधता कहा जाता है हिंदी में, है ना। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि, एंड ह्यूमन हेल्थ, और मानव स्वास्थ्य के लिए क्या करता है, सवियर यानी तो गंभीर, गंभीर भय या फिर जिसे हम बोलते हैं गंभीर खतरे, उसे थ्रेट्स कहा जाता है। गंभीर खतरे प्रदान करता है जैव विविधता, खेती के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये सब सुनते जाइए, फिर आपको जब क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोबल आर वर्किंग टुगेदर अंडर एग्रीमेंट्स, और जो देश है ना, कंट्रीज यानी दुनिया भर के जो देश है, अक्रॉस द ग्लोबल यानी दुनिया भर के जो देश है, आर वर्किंग काम कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, टुगेदर यानी एक साथ, अंडर एग्रीमेंट्स, अंडर यानी के अंदर, के नीचे, अंडर किसके, एग्रीमेंट्स यानी समझौतों के अंतर्गत, लाइक जैसे द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस, है ना। कौन कौन से समझौते हैं, जिसमें से एक क्या है समझौता, पेरिस जलवायु समझौता एक है ना, जो क्या करता है, जलवायु परिवर्तन जो है के तहत मिलकर रिड्यूस यानी होता है कम करना, कार्बन इमिशन जिसे हम बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, उसमें कार्बन की मात्रा उत्सर्जन को कम करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, रिड्यूस करना, एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल यानी टिकाऊ, है ना। सॉरी बार बार पेज हिल जा रहा है। तो प्रैक्टिस यानी अभ्यास भी जानते हो, प्रैक्टिस यानी जो प्रथा होता है उसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस, है ना। तो वास्तविक यहाँ पे जो सस्टेनेबल मैंने बताया, टिकाऊ जो प्रथाओं को अपनाने के लिए जो पेरिस जलवायु समझौता के अकॉर्डिंग वो मिलकर काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत। हाउएवर, हालांकि, रियल प्रोग्रेस डिमांड्स कंसिस्टेंट ग्लोबल कोऑपरेशन, है ना। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सहयोग को कोऑपरेशन कहा जाता है। हालांकि जो असली जो प्रगति है, वास्तविक प्रगति के लिए क्या है, कंसिस्टेंट, लगातार, ग्लोबल कोऑपरेशन जिसे बोलते हैं वैश्विक सहयोग, एंड इमीडिएट एक्शन, और तत्काल, है ना, कार्यवाही, एट बोथ, दोनों प्रकार से, है ना, दोनों स्तर पर, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंटल लेवल्स। इंडिविजुअल यानी जो होता है हम व्यक्तिगत रूप से, तथा सरकारी, दोनों स्तरों पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए इस पर, है ना। तो हमने पूरा इसका हमने हर एक वर्ड का मीनिंग जाना। अभी एक और बचा हुआ टॉपिक, अभी तो ये कवर हो गया, जिसमें सीधा से लिखा है कि जलवायु परिवर्तन आज मानवता का सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, ये पहला था। फिर जिसमें था वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन के जलने और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण समुद्र के क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समुद्र का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, समुद्र के बढ़ते स्तर और अप्रत्याशित मौसमों का जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। और ये क्या करता है, बहुत प्रकार के खतरे पैदा करता है, जो कि जैव विविधता पर, कृषि पर और मानव के जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो इसलिए जो दुनिया भर के जो देश हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो एग्रीमेंट्स हैं उसके तहत मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और वास्तविक में क्या है, जब प्रगति वैश्विक रूप में सहयोग और व्यक्तिगत तथा सरकारी दोनों रूप से कार्यवाही करने की आवश्यकता है, तब ये जो जलवायु परिवर्तन है जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट है वो कम होगा। तो ये पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया, जान गए क्या है। अब इसमें से जैसे सैंपल क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है ना, मान लीजिए सैंपल क्वेश्चन है आपका ये, चलिए क्वेश्चन है, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन तो ये है आपका, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग, यानी ये जो है ना, ये जो गद्यांश हमने अभी पढ़ा है उसके अनुसार जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज मानवीय गतिविधियां हैं, सोलर फ्लेयर्स यानी कि जो सौर ज्वालाएं उसके, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस ज्वालामुखी विस्फोट। तो आपने क्या पढ़ा है इसके अंतर्गत, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन किसके कारण है, प्रकृति के कारण हो रहा है कि हम मनुष्यों के कारण हो रहा है कि सूरज, सोलर जो फ्लेयर या फिर ज्वालामुखी,
आपको पता है इसका आंसर, आप तुरंत समझ गए होंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी, लेकिन अगर यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आंसर आपको मिल जाएगा, शुरू में ही आपको मिल जाएगा। ये देखिए कॉज लार्जली बाय, ये देखिए ज्यादातर, है ना, व्यापक रूप से उसका कारण क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज। बस हो गया, आंसर आपको मिल गया। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य रूप से गंभीर रूप से जो उसका कारण है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है। तो इसका आंसर है आंसर बी। ये देखिए आंसर बी, इसमें आंसर मैं लिख दिया है, तो आंसर बी ये है आपका आंसर। तो जब आप OMR शीट वगैरह में भरेंगे तो आंसर बी में आपको लगा देना है। फिर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए नीचे, What are some of the effects of climate change, यानी कि जो गद्यांश के मेंशन इन द पैसेज, अच्छा मेंशन यानी जो इसमें दिया गया है ना, तो गद्यांश के अनुसार जलवायु परिवर्तन से उसका जो कारण क्या है पूछ रहे हैं यहाँ पे, है ना, जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव वो पूछ रहे हैं। तो इस गद्यांश में जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखते हैं भाई कौन सा इसमें से आता है। पहला है इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर एंड लॉन्गर समर्स, यानी बेहतर कृषि और लंबी गर्मियां। दूसरा है राइजिंग सी लेवल एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर, आपको याद आ रहा होगा क्या सर ने बताया था, इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ, मोर नेचुरल रिसोर्सेज। आपने क्या सुना इसमें से, आपको क्या सुना सुना लग रहा है, आपको लगा ना कुछ राइजिंग सी लेवल, है ना, सुना था ना। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ये सब नहीं मिलेगा, आपको पॉपुलेशन ग्रोथ, मोर नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाले। आप देखेंगे आपको सीधा सीधा वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए मैंने देखा था कहीं पे, ये राइजिंग सी लेवल्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स। ये देखिए आ गया, ये देखिए आ गया। बस आप समझ गए, इसका आंसर आपका बी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी का ही, ठीक है, वो आंसर भी उसका था, इसका नहीं है, इसका देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस, पर्पस यानी होता है उद्देश्य, ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स, है ना। तो अभी हमने जो पेरिस समझौते के बारे में पढ़ा था ना, पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य क्या है, उसका अकॉर्ड क्या है, उसका समझौता उसका उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स, है ना, टू प्रमोट टूरिज्म, टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस एंड अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी, आपको याद आ गया, टू सपोर्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। अब आप बताइए इसमें से आपको क्या सुना सुना पढ़ा पढ़ा लग रहा है। कहीं पे लिखा हुआ है कि जो लुप्त प्राय जानवरों की रक्षा करने के लिए, है ना, लुप्त प्राय जो लुप्त होने, ऐसे कुछ हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है हमने। टूरिज्म को बढ़ावा देना, ऐसे कुछ हमने पढ़ा है शायद पेरिस एग्रीमेंट में, नहीं, हमने तो ऐसे ही पढ़ा है। रिड्यूस कार्बन इमिशंस, यानी कि जो कार्बन की उत्सर्जन को कम करने के लिए, हाँ, इसे हमने पढ़ा है। तो इसका आंसर सी होगा। बस आप एक बार पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो कब आपको समझ, जब मैंने ट्रांसलेट किया, वोकेबलरी उसकी बताई, तब आपको पढ़ने आ रहा है उसका, है ना, ट्रांसलेशन कर पा रहे, फिर आप आसानी से उसका आंसर ढूंढ पाओगे। आंसर सी। एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे हम इसके बाद अगला टॉपिक कवर करेंगे इसी का। इससे पहले हम जो पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ कैन रियल प्रोग्रेस इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज बी अचीव्ड, कॉम्बैटिंग, है ना। तो गद्यांश के अनुसार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो वास्तविक जो परिवर्तन है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है ना, वास्तविक प्रगति कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी भी आपको पता चल जाएगा। थ्रू मोर एयर ट्रेवल, अधिक हवाई यात्रा के माध्यम से। कहीं आपने सुना है अंदर हवाई यात्रा, नहीं सुना है, कैंसिल कर दो। बाय प्लांटिंग मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, अधिक अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें उगाकर। थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन एंड टाइमली एक्शन, बाय इग्नोरिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास को अनदेखा करके, या फिर थ्रू यानी होता है के माध्यम से, ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड टाइमली एक्शन, वैश्विक सहयोग और समय पर कार्यवाही के माध्यम से। आपने क्या सुना है इसमें से, आपने सुना है, हाँ सर हमने सुना है, वहां पर ग्लोबल कॉर्पोरेशन हमने सुना है। फिर आपको क्लियर हो गया कि अच्छा ये वाली बात है। फिर आप देखेंगे इसका आंसर आपको ये सी इसका आंसर है। तो ये आपको आसानी से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा।
तो अब हम एक टॉपिक और कवर करते हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट करना रहेगा, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया तरीका क्या है। इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में चलिए हम यहाँ पे ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। बस छोटा सा ही है इतना, बट उसका क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, तब तो समझ आएगा आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और बिल्कुल ये देखिए, स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम भी दे रहा हूँ, पेन पेंसिल हटा दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और इसके बाद तो मैं वैसे PDF दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर उसका आंसर आप खुद से, है ना, एकदम ईमानदारी से आप ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं इसका गद्यांश क्या है। इंडिया इज, है ना, पहले देखते हैं इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमीज यानी होता है अर्थव्यवस्था, है ना, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई, ग्रो यानी होता है बढ़ना, अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स यानी क्या होता है, दशकों को, है ना, 10-10 साल को दशक कहते हैं और 100 साल को शतक कहते हैं, जिस सेंचुरी कहा जाता है। ओवर द पास्ट यानी बीते हुए पिछले 2 दशकों में, इट हैज ट्रांजिशन, है ना, ट्रांजिशन लिखा हुआ है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं कि एकदम फैल जाना, है ना, विस्तार होना। फ्रॉम एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी टू अ मोर डाइवर्सिफाइड वन। तो यहां पर देखिए, भारत दुनिया का सबसे, ये तो हमने कर लिया था। यह क्या है, पिछले 2 दशकों में ये कृषि आधारित, एग्रीकल्चर बेस्ड यानी क्या होता है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में से एक अधिक विविध अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया है। केवल किसी कृषि पर आधारित था पहले, अब उससे भी मोर डाइवर्सिफाइड, और भी ज्यादा विविधता इसमें आ गई है। उसमें से एक अर्थव्यवस्था, पहले कृषि प्रधान ही था, उससे ही इसकी अर्थव्यवस्था थी, अब और भी ज्यादा विविधता आ गई है। विथ सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि बोलना चाहिए सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण रूप से, सार्थक रूप से उसे सिग्निफिकेंट कहा जाता है। विद सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसे हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन यानी क्या बोलना चाहिए हिंदी में उसको, योगदान देना, है ना, योगदान करना, उसे कॉन्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। फ्रॉम इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, तो जिसमें उद्योग और सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। द गवर्नमेंट हैज implemented reform like GST and Make in India to boost manufacturing and simplify taxation. The government has implemented, तो हैज के बाद implemented है, प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो सरकार ने क्या किया है, इंप्लीमेंट लागू किया है रिफॉर्म्स लाइक GST, यानी GST और मेक इन इंडिया, ना, ऐसे विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सुधारों को, रिफॉर्म्स यानी तो सुधार को लागू किया है। टू बूस्ट यानी, है ना, प्रगति, तेजी देने के लिए, बोल सकते गति बढ़ाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग एंड सिंप्लीफाइड टैक्सेशन, कराधान को, टैक्सेशन है जो टैक्स पटाते हैं ना, उस कराधान को, और हमारी जो उत्पादकता है उसे बढ़ावा देने के लिए GST और मेक इन इंडिया जैसे सुधारों को लागू किया है। डिस्पाइट, इसके बावजूद, दिस ग्रोथ, ये वृद्धि, इंडिया स्टिल फेसेस चैलेंजेस, भारत अभी भी, फेसेस यानी सामना करता है, चैलेंजेस यानी चुनौतियों का सामना करता है। सच एज, जिसे हम बोलते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का दर जो बढ़ता घटता है, एंड रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी, विच नीड, जिसे जरूरत है, टारगेटेड पॉलिसी मेजर्स, यानी लक्षित नीतिगत जो उपाय होते हैं उसकी यहाँ पे जरूरत है। तो हमने यहाँ पे देखा भी, है ना, हमने यहाँ पे इसके बारे में रीड किया,
हमने यहाँ पे देखा कौन कौन से सेंटेंस, कौन कौन से वर्ड मीनिंग, कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित है, हमने एक बार में देख लिया है ना। और इसे हिंदी में शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पे देखिए, भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 2 दशकों में यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से अधिक विविध अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो गया और भी इससे ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुका है, जिसमें उद्योगों और जो सेवा है ना, सेवा और उद्योग के जो क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए और कराधान को आसान करने के लिए है ना, जीएसटी और मेक इन इंडिया ऐसे उन्होंने सुधारों को लागू किया है। और इस वृद्धि के बावजूद है ना, इस वृद्धि के बावजूद, डिस्पाइट है ना, के बावजूद जो भारत में अभी भी क्या सामना करते हैं, बेरोजगारी का, मुद्रास्फीति, जो रुपए का कीमत ज़्यादा डॉलर से कम ज़्यादा होता है, और जो बोलना चाहिए गरीबी, जो ग्रामीण गरीबी है, वैसे समस्याओं से क्या कर रही है भारत, अभी भी सामना करना पड़ता है भारत को। और हमें इसके लिए क्या लक्षित नीतिगत उपायों की आवश्यकता है। ये हो गया, आपने पढ़ लिया। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर हम ढूंढने का कोशिश करते हैं। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग लिखेंगे। व्हाट मेजर रिफॉर्म इज मेंशन्ड इन द पैसेज। मेजर रिफॉर्म, सबसे मेजर रिफॉर्म क्या चीज है, रिफॉर्म देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है। आप लोग देखेंगे, मैं पेंसिल चला रहा हूँ, जहां पर आपको रिफॉर्म दिखेगा फिर आगे पीछे हम मिला के बना लेंगे। कहीं पर रिफॉर्म दिख रहा है आपको, रिफॉर्म कहीं दिख रहा है, मेजर रिफॉर्म कहीं दिख रहा है, रिफॉर्म लाइक जीएसटी एंड मेक इन इंडिया टू बूस्ट। ठीक है, इसका आंसर आप देख लेंगे, क्या लिखना चाहते हैं आप, जो भी लिखें। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट सेक्टर हैज इंडिया ट्रांजिशन, है ना, ट्रांजिशन बाय फ्रॉम। चलिए देखते हैं कौन से सेक्टर में, तो सेक्टर के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे कौन कौन से सेक्टर है। पहले तो ट्रांजिशन जो वर्ड है, आपको वर्ड जो मिल रहा है वो आप देख लीजिए कहाँ पे आपको मिल रहा है, फिर उससे आगे पीछे आपको मिल जाएगा। एक इजी तरीका होता है ना, जैसे कि मैंने अभी कहीं, ये देखिए है ना, बस अब किस पे कर रहा है ये सब आप मुझे लिख देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, एक लाइन की आंसर होगा तो भी सही है। लास्ट है, व्हाट चैलेंजेस स्टिल परसिस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। व्हाट चैलेंजेस, कौन कौन सी चैलेंजेस अभी भारतीय अर्थव्यवस्था को की गति को धीमी करती, बढ़ा नहीं पाती, कौन कौन सी चैलेंजेस, फेसेस चैलेंजेस सच एज, है ना। अब देख लीजिए आप लोग क्या आंसर होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये हो गया इसका स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और जिनको पहला पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए वो यहाँ ले लीजिए। ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको मैं, इतना ठीक है। ये इसका आप फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका क्वेश्चन आंसर तो आपको दे ही दिया हूँ, फिर भी आप लोग खींच के देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने इसका आंसर हमने ढूंढा था। ये अभी एक और बच्चा, उसको भी देख ही देता हूँ। ये आंसर भी उसका था। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लेते ही आपको समय मिल जाएगा। ये देखिए, ये इस प्रकार से। तो ये थी आज की क्लास, है ना। आप बताएंगे कि मैंने कुछ नया ट्राई किया कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, तो इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत लोग तैयारी करें, लिखते भी हैं सर स्टोरी तो ठीक है, इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन आप सभी को पता है ज़्यादातर पास्ट टेंस और है ना स्टोरी उससे बेस्ड रहता है। लेकिन हमें जब एग्ज़ाम देंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपकी स्टोरी हम सुनते हैं या आपकी वीडियो देखते हैं, तो हमें कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। तो बीच बीच में मैं ऐसे एग्ज़ाम रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करता रहूँगा, और साथ ही साथ आपको ट्रांसलेट भी करके बताते रहूँगा। जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन आ गया फिर आप तो वैसे ही मीनिंग जान गए, और नहीं भी जान पा रहे तो मैंने जैसे बताया आपको एक ट्रिक मैंने बताया कि मेन वर्ड कहीं मिल जाता है आपको, वैसे तो बहुत ज़्यादा घुमा के देते हैं, उससे फिर भी आप समझ जाओगे। यदि आपने पढ़ लिया अच्छे से, समझ गए, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, आज के लेसन समझ लीजिए। बताएंगे आज आपको आज की क्लास कैसे लगी। ऐसे क्लासेस आपको और भी चाहिए कि नहीं चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप कमेंट कर दीजिए। स्टोरी तो आती ही रहेगी, है ना, स्टोरी हमेशा आती रहेगी, लेकिन आप लोग जो भी टॉपिक बोलेंगे वो भी मैं बीच बीच में कवर करता रहूँगा, क्योंकि सभी प्रकार के स्टूडेंट हैं और सभी का मुझे मान रखना है, सभी का सम्मान करना है। तो टीचर होने के नाते सबका समाधान करना भी आवश्यक है। तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, फ्री है।
और वहाँ पे इसका PDF और भी आपको क्लियर मिल जाएगा, लाइन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप लोग फिर रीड करके आंसर आप लोग फिर से बाद में बता सकते हैं। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।